हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंचल गुप्ता आप सभी के साथ कैल्विन से। बेटा अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे चैनल पे हम चला रहे हैं बेटा मार्वल सीरीज़, जिसमें आज हम आपके साथ, आज नहीं ये सीरीज चलती जाएगी, जिसमें हम आपके साथ हर चैप्टर की एक रैपिड रिवीजन करेंगे। दिस इज़ फॉर द क्लास 10th। और आज जो हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसकी रिवीजन हम करने वाले हैं विद इन 15 to 20 मिनट्स, वो है चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। आपका पहला पार्ट आपके भौतिक विज्ञान नहीं, रासायनिक विज्ञान का पार्ट है। बिल्कुल सही। तो बेटा आज हम इसे रिवाइज करेंगे, आप सब चीज़ें रिकॉल कर पाओगे और समझ पाओगे कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। मेरी रिवीजन के बाद आप सभी को बस एक ही काम करना है, क्या? उस रिवीजन को दोहराना है और बुक में जितने एनसीईआरटी आपको गिवन है बेटा, उसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाइए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लगाइए, ताकि यहीं पर चैप्टर सफा चट हो जाए। बिल्कुल ठीक। चलो कर देते हैं शुरू। देखिए भाई, तो जब हमने ये पार्ट पढ़ा तो सबसे पहले हमें बताया गया भाई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मैंने एक साधारण सी भाषा लिखी हुई है, क्या? दो या दो से अधिक जब अभिकारक मिलते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए गुणों के साथ। किसके साथ? नए गुणों के साथ, नए गुणों के साथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? दो या दो से अधिक उत्पाद, जैसे मान लो ए और बी कोई उत्पाद है, इससे मिलकर आपको एक नया, वो ए और बी अभिकारक है, जो हमेशा इधर लिखे रहते हैं दाईं तरफ, ये अभिकारक होते हैं, और जो इधर बनता है इनसे, उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो दो हैं या दो से ज़्यादा अभिकारक जब आपस में मिलेंगे तो एक नया उत्पाद बनाया, इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन गैस होती थी, ऑक्सीजन गैस मिलती थी, तो यहाँ पे जल का निर्माण करते थे। तो H2 और O2 क्या हो गए? अभिकारक, और H2O क्या हो गया? उत्पाद। ऐसे ही अगर हम बात करें C और O2 की, कार्बन होता है, O2 ऑक्सीजन होती है, दोनों को मिलाते हो CO2 बन जाता है। ऐसे, या हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भी तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बेटा। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती हैं तो यहाँ से शरीर में आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, तो बेटा बन तो रही है नई चीज़, उत्पाद, जिसके नए गुण भी हैं बेटा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं, और पानी आग बुझ जाता है। देख लो, ऐसी कार्बन को ऑक्सीजन जलाओ तो आग लगेगी, CO2 जो बनता है वो आग बुझाता है ना, नए गुण। हमारे हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे दैनिक जीवन में? जैसे कि आपका भोजन का पाचन, आपका जो खाना पचता है, जैसे आप जब खाना खाते हो तो वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है उसमें, पचने पे वो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, नई चीज़ बन गई। इसके अलावा दही का बनना, दूध से दही बनना, तो एक नई चीज़ बन रही है, तो बेटा वो रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन की इस पूरी प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता था। बिल्कुल सही। फिर रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाने, हुई है या नहीं हुई है? तो उसकी कुछ विशेषता है, इन 5 तरीकों से आप पहचान सकते हो। गैस का निकास, कोई अभिकारक मिला है, गैस निकल, जैसे कि यहाँ पे होता है हमारे पास, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें हम जिंक डालते हैं तो एकदम से जिंक सल्फेट बन जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और बेटा हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट, एक परीक्षण होता है, वो है पॉप की ध्वनि निकालती है। ये क्या निकालती है? पॉप ध्वनि। ये इसका परीक्षण होता है कि भाई हाइड्रोजन ही निकली है। फिर रंग में परिवर्तन हो जाए, हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट, जो कि होता है नीले रंग का। हम इसमें थोड़ी देर के लिए लोहे की कील डाल के छोड़ दो तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है, जो कि होता है हरे रंग का, और कॉपर अलग हो जाता है। हो गया रंग में परिवर्तन। तो हम कह देंगे भैया रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इनमें से कुछ भी एक भी अगर हो जाए, कोई एक विशेषता भी देखने को मिल जाए, तो आप कह देना रासायनिक अभिक्रिया हो गई। सारी मिल जाए तो बल्ले बल्ले। तापमान में परिवर्तन, जैसे आपके पास है बेरियम क्लोराइड, आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डाल दो तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जिससे तापमान एकदम से बढ़ जाता है। इतना तापमान बढ़ता है कि आप अगर इसे पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रयोगशाला में एक स्पैचुला होता है, टोंग होते हैं, बिल्कुल जैसे होता है ना पकड़, एक तरीके से उससे पकड़ते हैं हम इसे। अवस्था में परिवर्तन, सबसे बढ़िया ये वाला उदाहरण ही है। जैसे H2 जो है, ये कौन सी अवस्था में है? गैस, गैस के लिए G लिखते हैं। O2 कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? जल। कौन सी अवस्था में है? द्रव्य अवस्था में। हो गया अवस्था में परिवर्तन। तलछट का बनना, तलछट क्या होता है बेटा? जब आप कभी कोई भी दो विलयन मिलाते हो तो उन दोनों विलयन में से ना कुछ ठोस ठोस पाउडर सा नीचे छट के अलग हो जाता है, नीचे जम जाता है या साइड में जम जाता है आपकी परख नली के, जो अलग नहीं होता, जो घुल नहीं पाता, उसे तलछट कहते हैं। जैसे कि आपका बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछ लेते हैं तलछट का बनना,
वो है आपके पास KI है, पोटेशियम आयोडाइड। आपने इसमें लेड नाइट्रेट डाल दिया था, तो आपको याद है, हाँ बिल्कुल सही याद आ रहा है कि लेड आयोडाइड बनता था और पोटेशियम नाइट्रेट, और जो ये लेड आयोडाइड बनता है यही होता है पीले रंग का तलछट, पीले रंग का तलछट। क्या होता है ये? पीले रंग का तलछट बनता है ये यहाँ पर, इससे पहचानते थे हम। तो ये पांचों में से कोई भी चीज़ हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे? पहचानते थे और कहते थे कि हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब जब तक लैब में कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया है। मैडम ने बोला जो करा उसे कॉपी में लिखो, जैसे आपने लिखा है, मैंने अभी लिखा है। तो जब आप कभी भी किसी भी अभिक्रिया को लिखते हो, जब आप कभी भी किसी भी अभिक्रियाओं को लिखते हो तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जब आप कभी भी किसी भी अभिक्रियाओं को लिखते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। लिख लो इसे भाई, पीले रंग का तलछट। ठीक है, चलो। तो ये रही रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या समीकरण से लिखना, समीकरण के रूप में लिखना कहलाती है रासायनिक। जैसे अभी आपने पीछे करा, दो तरीके से लिख सकते हो आप अभिक्रिया को, एक तो शब्द समीकरण, एक रासायनिक समीकरण। आपने हाइड्रोजन वाला किया तो आप ऐसे लिख दो पूरा कि भाई हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराई। किससे कराई? ऑक्सीजन गैस से। तो यहाँ पर जल का निर्माण हुआ, जल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो पूरा लिख दिया भाई तुमने, तुमसे ये तो कहा था कि जो तुमने किया उसे लिख दो, तुमने लिख दिया शब्दों में, तो ये शब्द समीकरण है। पर बेटा समझ में ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, लिखने में बहुत समय लगता है। तो रासायनिक समीकरण में सूत्र लिख दो। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2, अभिक्रिया में O प्लस लगा दो, ऑक्सीजन गैस का O2, जल के लिए H2O। देखो कितने साधारण तरीके से लिख गया। फिर इनकी अवस्था लिख दो, H2 गैस है इसलिए G लिख दो, O2 गैस है इसलिए G लिख दो, जल लिक्विड है इसलिए L लिख दो। ऐसे आप लिख सकते हो। फिर रासायनिक अभिक्रिया बेटा दो प्रकार की हुआ करती थी, एक होती थी हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, सॉरी, एक होता था असंतुलित रासायनिक समीकरण। दो प्रकार की हैं। संतुलित वो होती है जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है, और जिसमें बराबर नहीं होता वो असंतुलित है। पर बेटा जी एक नियम लगता है जिसका नाम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जो कहता है द्रव्यमान ना तो कभी उत्पन्न होता है ना ही कभी विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो उत्पत्ति हुई ना विनाश हुआ, मतलब ना तो बना ना घटा, कम कैसे हो गया? नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी को फॉलो करते हुए हम करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित। कैसे करेंगे? जैसे H2O2 दिया हुआ है तो आपको तत्व दे रखा है H और O। H में कितने हैं? इधर देखो, अभिकारक में H कितने हैं? आप कहोगे मैडम 2, और ये कितने हैं? ये भी कहोगे आप 2। उत्पाद में बताओ H कितने हैं? 2, और O 1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो कौन सी हो गई? आप सीधा लिख दो, क्या है ये? असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण है। अब जब असंतुलित है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? संतुलित, क्योंकि आपका नियम कहता है ना तो विनाश होता ना उत्पन्न होता, इसीलिए तो हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए हम गुना करेंगे। हमने देखा कि O में 1 है, यहाँ 2 है। सोचूं यहाँ पर अगर 2 गुना कर दूँ तो शायद मेरा काम हो जाए। तो कहाँ करना है? उत्पाद में O को गुना करना है 2 से। कहाँ गया उत्पाद? ये हटा देना, ये रहा उत्पाद, O ये रहा। अब यहाँ सोचो बीच में गुना कर दे बेटा, ऐसे नहीं कर सकते, ये पूरा 1 है तो गुना आप यहाँ आगे कर पाओगे। कर दिया 2 से गुना। अब देखो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं किया, यहाँ तो ऐसे लिख दो 2 और 2, यहाँ पर गुना किया H। अब देखो बेटा ये ऐसा है, ये जैसे मैथ में होता है ना H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब इस 2 की गुना H से भी होगी, 2 की गुना O से भी होगी। तो अगर 2 की गुना H से हुई तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। O 1 था, 1 को 2 से करो 2 हो गए भाई, ये तो हो गया संतुलित। पर अब यहाँ दिक्कत आ गई, तो एक काम करते हैं, 2 4 यहाँ 2 गुना कर देते हैं, है ना भाई, तब तो काम चल जाएगा। तो कब कहाँ करना है? अभिकारक में 2 गुना करना है। ओहो, अभिकारक में हाइड्रोजन को 2 गुना करना है। चलो भाई, अभिकारक कहाँ है? ये रहा। अच्छा यहाँ तो ये 2 आ गया था, ये लिख दिया हमने। अभिकारक में 2 गुना करना है, हाइड्रोजन में ये रहा, 2 गुना कर दिया। अब की बार उत्पाद में कोई छेड़खानी नहीं करी इस वाले चरण में, तो ऐसे लिख दो 4 और 2। यहाँ H2 थे, 2 गुना कर, 2 और 2 4, और O तो 2 के 2 बराबर हो गए। इसका मतलब जो ये वाली समीकरण है, ये वाली समीकरण आप लिखोगे पेपर में। अगर आपने असंतुलित, जैसे मैंने पीछे लिख दिया सारी, मैंने असंतुलित लिख दी थी, सब गलत है।
आपका काम होगा उन सबको क्या करना है, संतुलित। तो इसमें जितनी भी मैंने लिखी है बेटा वो असंतुलित है, आप उन सबको क्या करोगे, संतुलित करोगे। ये आपका होमवर्क रहेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे कि क्या बनी। चलो आगे। तो ये था हमारा। फिर है हमारे रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके कुछ प्रकार हैं। पहला प्रकार है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो मिलकर एक हो जाए, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए। जैसे कि आपके पास होता था H2 और O2, दोनों मिलकर H2O बनाते थे जल। आपके पास CO प्लस O2 आपने मिलाया था, दोनों मिलकर क्या बनाते थे, CO2। ऐसे एक होता था हमारे पास बेटा बुझा हुआ चूना, हम इसमें जल डालते हैं तो ये चूना बन जाता है, ये रहा। इसका ध्यान रखना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, और ये क्या बनता है, चूना। तो ऐसी है। फिर वियोजन, जिसमें एक टूटता है और दो बनाता है, उल्टा है बिल्कुल इसका। अब तोड़ने के लिए बेटा यहाँ पर देनी पड़ती है क्या, ऊर्जा। अब ऊर्जा हम तीन प्रकार से दे सकते हैं। अगर प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा दी तो कहलाएगा प्रकाशीय वियोजन। तो जैसे मान लो आपके पास होता था, हमारे पास एक है ये सिल्वर क्लोराइड, आप इसको सूरज की रोशनी में बाहर रख दो, सूरज की पड़ती हैं बैगनी किरणें, पराबैगनी किरणें, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में यूवी लिखेंगे, या सूर्य का प्रकाश भी आप लिख सकते हो। तो ये टूट कर चांदी अलग रह जाएगी, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। और जो AgCl होता था ये सफ़ेद रंग का हुआ करता था, और जो ये चांदी बनती है ये कौन से रंग की है, चांदी के रंग की बनती है। ऐसे आप AgBr में भी कर सकते हो। फिर ऊष्मीय वियोजन, अगर आपने ऊष्मा देकर तोड़ा है, जैसे कि आप क्या करते थे, आपके पास FeSO4 हुआ करता था, आप इसे तोड़ा करते थे तो Fe2O3 बनता था, SO2 गैस निकलती थी जिसकी खुशबू, बदबू कह सकते हो, सड़े हुए अंडे जैसी होती थी, और SO3 निकलता था। या आपके पास PbNO32 हुआ करता था, इसे आप तोड़ लेते थे तो ये PbO और NO2 और O2 बाहर निकला करता था। तो ये सब बना करती थी। सब में देखो कैसे टूट रहा है, ये ऊष्मा देके, इसलिए ऊष्मीय वियोजन। फिर ऐसी जल होता है हमारे पास, जल को अगर आपको अलग करना है, अपघटन भी कहते हैं इसे, या वियोजित करना है, तो जल में आपको विद्युत धारा पास करनी पड़ती है, इसलिए इसे बोलते हैं वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन भी कह सकते हो, क्योंकि वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। तो ये टूट के क्या बनाएगा, H2 गैस और O2 गैस, इसमें परिवर्तन हो जाएगा बेटा। फिर अपने पास है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, जैसे देखो ध्यान से दिख रहा है, A और B से एक यौगिक था, पर A ने क्या करा, B को हटा दिया, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि A अब ज़्यादा अभिक्रियाशील है B के मुकाबले। तो बेटा वियोजन में क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील कम वाले को भगा देता है। जैसे कि आपके पास है H2SO4 है और यहाँ Zn है। बेटा अभिक्रियाशील श्रेणी आपको थर्ड चैप्टर में, थर्ड पार्ट में दी गई है, वहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जिंक की ज़्यादा होती है, तो जिंक H को हटाता है, खुद बन जाता है जिंक सल्फेट, और H अलग रह गया, H2 बाहर। ऐसी और भी हैं हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास है, आपके पास है NaCl की आपने K से करा दी, बेटा K सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो K भगा देगा Na को, बन जाएगा खुद KCl और Na बाहर। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को हटा सकता है। पर अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि भाई हमें दे दिया FeSO4 और कह रहे कॉपर से कराओ, तो बेटा ये नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील वाला नहीं हटाएगा, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा वाला हटाता था। फिर द्विविस्थापन, जिसमें दो जने हटाएंगे, जैसे कि आपके पास MgSO4 और BaCl2 है, तो यहाँ पर Mg ज़्यादा शक्तिशाली है, तो Mg भागेगा यहाँ, Ba को हटाएगा, भागा, तो यहाँ पे खुद आ गया MgCl2। अब Ba सोचेगा मैं कहाँ अकेला जाऊँ, मैं इसके पास पहुँच जाऊँ, तो यहाँ पे बन गया BaSO4। दो जने हटे हैं इसलिए द्विविस्थापन हम इसे कहते थे। तो ये चार प्रकार की अभिक्रिया। फिर हुआ करती थी बेटा हमारे पास उपचयन। उपचयन का मतलब होता है जिसमें कहीं भी ऑक्सीजन का जुड़ जाए, जैसे A था, A से AO हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई। जैसे कि आपके पास कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, CuO बन गया। अब यहाँ से और ये वाला कॉपर देखो, दोनों में क्या अंतर है, तो ये अब कहते तो यहाँ से यहाँ जाते समय ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब उपचयन हुआ। और अगर ऐसा हो जाए, जैसे आपके पास है CuO और ये अलग होकर Cu प्लस O अलग हो जाए, ऐसा होता है बेटा, CuO टूट के मान लो ऐसा बन जाए Cu और O किसी तरीके से अलग हो जाए, तो यहाँ से यहाँ जाते समय देखो O बाहर निकल गई। अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ जाती थी तो उपचयन। एक हाइड्रोजन तरीके से भी होता था, हाइड्रोजन निकल जाए, देखो जब ऑक्सीजन का था H का बिल्कुल वो उल्टा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ना उपचयन था, यहाँ हाइड्रोजन का निकलना उपचयन है, ऐसी यहाँ पर है। फिर बेटा एक होती है आपकी रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया में से कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है कॉपर
आपने इसकी कॉपर ऑक्साइड है, आपने इसकी अभिक्रिया कार्बन से कराई तो आगे बन गया कॉपर प्लस CO। अब ध्यान से देखो, कॉपर को कॉपर से देखो, यहाँ से यहाँ जाते समय ऑक्सीजन निकल गई, मतलब इसे कहेंगे अपचयन। फिर कार्बन को कार्बन से देखो, यहाँ से यहाँ जाते समय कार्बन को देखो, ऑक्सीजन आ गई, इसे कहते हैं उपचयन। तो बेटा जब किसी एक ही अभिक्रिया में दोनों काम हो जाएं, उपचयन भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसमें आपसे कई बार यहाँ पर उपचयन कारक और अपचयन कारक भी पूछ लेते हैं। उपचयन कारक कौन होगा बेटा? सीधा तरीका होता है, उपचयन कारक वो तो जो दूसरे को उपचयित करे। तो दूसरे को उपचयित किसने करा? कॉपर ने, ऑक्साइड ने तो अपना ऑक्सीजन दे दिया। सिंपल तरीका ऐसे याद रखो, उपचयन कारक वो करता है जिसका अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है? CO का, तो ये हो गया उपचयन कारक। और अपचयन कारक कौन होगा? जिसका उपचयन हुआ है। किसका हुआ है? कार्बन का। और हमेशा अभिकारक में से देखते हैं, सिंपल तरीका याद रखने का। फिर बात आती है बेटा, हमारे दैनिक जीवन में भी उपचयन के कुछ प्रभाव पड़ते हैं। जैसे एक होता है बेटा संरक्षण, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है लोहे पर या किसी भी चीज़ पर जंग लगना। हम लोहे का उदाहरण लेते हैं, जैसे आपके पास लोहा है, लोहे पर जब आपकी वायु, ये आपका जल और ये ऑक्सीजन वायु से आया है, वायु जब इस पर अटैक करती है तो ये बना लेता है Fe2O3.H2O, XH2O। कितने भी H2O के अणु हो सकते हैं, इसी को जंग कहते हैं, जो कि आप कह सकते हो लाल भूरे रंग की होती है, लाल भूरे रंग की होती है, ये लग जाता है, इसी को कहते हैं संक्षारण। इसका बचाव आप जानते हो, पेंट करना, इसका बचाव आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से। किसी भी चीज़ पर पेंट लगाना, तेल लगाना, या हम क्या करते हैं, इस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसको आप कहते हो विद्युत लेपन। ये करके आप क्या कर सकते हो, इसका बचाव कर सकते हो। फिर एक होता है विकृत गंधिता। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ बाहर खाना रखा छोड़ दो गर्मियों में, तो कुछ समय में अजीब सी गंदी सी बदबू, गंदा सा टेस्ट, स्वाद आने लगता है, उसे कहते हैं विकृत गंधिता। भोजन का खराब होना। होता क्या है, हमारे भोजन में जो वसा है, जो तेल है, वसा है या जो तेल है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर एक ऐसा पदार्थ बनाता है जो विषैला होता है, एक विषैला पदार्थ बनाता है। इसी विषैले पदार्थ की गंध बहुत बुरी होती है और स्वाद भी बहुत बुरा हो जाता है, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। इसको बचाने का तरीका है कि आप क्या करो, कुछ ऐसे डिब्बे इस्तेमाल करो जिसमें हवा, तो हवा विरोधी या हवा रोधक डिब्बों का इस्तेमाल करो। हवा रोधक डिब्बे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मम्मी का भी आप राशन इकट्ठा करके रखती है तो टाइट ढककर बंद करके रखती है, क्योंकि हवा अगर नहीं आएगी तो ऑक्सीजन नहीं आएगी तो ख़राब नहीं होगा। दूसरा, खाने को फ्रिज में रखना, क्योंकि फ्रिज में तापमान कम होता है तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा खाने में कुछ ऑक्सीकारकों का मिला देना। ऑक्सीकारक ये कुछ ऐसे अणु या कह सकते हो ऐसे कुछ रसायन होते हैं जो जल्दी से किसी भी चीज़ को उपचयित नहीं होने देते। आप देखते हो ना, पैकेट का फूड आता है मार्केट में, उसमें यही होता है। कई कई महीने तो ख़राब नहीं होता वो, उसमें केमिकल मिलाते हैं, पर वो अच्छा नहीं होता क्योंकि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस, देखते हो ना आप आलू वगैरह के चिप्स वगैरह खाते हो, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर देना, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करना। तो ये सब चीज़ें हैं। नाइट्रोजन गैस क्यों? क्योंकि बेटा ये अक्रिय गैस होती है। अक्रिय का मतलब होता है वो गैस जो कभी भी अभिक्रिया नहीं करती, तो अभिक्रिया नहीं करती, इससे आराम से काम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सब है, यही है आपका पूरा अच्छा पाठ जो कि मैंने आपको करा दिया है रिवाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने पॉइंट समझे होंगे, रिवाइज हो गया होगा आपका पोर्शन। बाकी एक बार आप पूरी कंप्लीट वीडियो भी है, आप उसे देख लें, समझ लें, फिर इस रिवीजन को देखें अच्छे से। और कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, और जो मैंने काम दिया है वो भी मुझे कमेंट में सेंड करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।